मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए तो उसमें अकेले बीएसपी का ही नहीं बल्कि अपोजिशन में, बीजेपी को छोड़कर अपोजिशन में अन्य पार्टियों का भी कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। तो इसको लेकर हमने ईवीएम में गड़बड़ी होने की बात आप लोगों के संज्ञान में लाई, पूरे देश के संज्ञान में लाई। इसको लेकर हमने 11 अप्रैल को धरना प्रदर्शन भी किया और इस मामले को लेकर हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी गई। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इस चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए तो ये भी मैंने महसूस किया कि ईवीएम के साथ साथ तो मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी के जिन वरिष्ठ लोगों को मैंने जिम्मेवारी दी हुई थी चुनाव लड़ाने की और उम्मीदवार तय करके मेरे सामने लाने की, तो उनको भी लेकर मैं थोड़ा समीक्षा कर लूं कि जनता का, जो क्षेत्र की जनता है जो बीएसपी से जुड़ी है, उनका क्या कहना है। ईवीएम में तो गड़बड़ी एक मुख्य कारण रहा है। हमारा वोट प्रतिशत कोई ज्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन सीटें हमारी काफी कम हुई हैं ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जो पश्चिमी यूपी है, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी, खास तौर से जो मुस्लिम बहुल्य एरिया है, तो मैंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पिछले कई साल से उधर लगाया हुआ था, ये सोचकर कि ये मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो ये दलित, पिछड़े और अपर कास्ट समाज के लोग तो बीएसपी से जुड़ी रहे हैं, वो इनकी वजह से जुड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन ये मुस्लिम होने के नाते अपने समाज को बीएसपी में जोड़ेंगे, ये सोचकर मैंने इनको उधर लगाया था। लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद तो पश्चिमी यूपी से और उत्तराखंड से भी और लखनऊ मंडल के जो पार्टी के, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, विधानसभा के लोग थे, पार्टी संगठन के, उन्होंने मुझसे ये कहा कि बहन जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ईवीएम में तो गड़बड़ी हुई है, लेकिन जिनको आपने इधर हमारे ऊपर बैठाया हुआ है, तो इनको यदि आप पार्टी से अलग नहीं करेंगे तो पार्टी आगे बढ़ने की बजाय पीछे चली जाएगी। लोग बीएसपी की विचारधारा से जुड़े, मूवमेंट से जुड़े, आपके नेतृत्व से जुड़े हैं, लेकिन जिस तरीके की इनकी कार्यशैली है तो उससे पार्टी आगे बढ़ने की बजाय पीछे चली जाएगी। तो मुझे पार्टी के लोगों ने, अलग अलग मंडल के लोग मुझसे यहाँ लखनऊ में मिले, दिल्ली में भी मिले जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, तो उन्होंने ये बताया कि बहन जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिसको आपने इधर पश्चिमी में लगाया है, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है और उसकी आड़ में ये धंधा करता है, ये पैसा कमाता बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। और जो सही लोग हैं पार्टी के, तो उनके सामने इस किस्म की बातें करता है और उनको प्रवोक करता, उकसाता है, उनकी बातें टेप कर लेता है जो सही लोग हैं, और जो इसकी जेब के लोग हैं
तो उनको आगे करने के लिए उनको फिर डराता है कि बहन जी ये टेप हम बहन जी को सुना देंगे तो बहन जी आपको पार्टी से निकाल देगी, आपको पद से निकाल देगी, आपको टिकट भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो टॉप के वर्कर थे उनको साइडलाइन इन्होंने किया, जो इनके जेब के लोग थे तो उनको ये आगे करते रहे और वो टेप के जरिए लोगों को डराते रहे और लोगों से पैसा भी इकट्ठा करते रहे कि देखो मुझे अभी इतना पैसा चाहिए और मेरे को आप पैसा दो। उनको पैसा भी उनसे उगाते रहे और उनको डराते भी रहे। तो मैं सोचा कि ये हमारे लोग ऐसी बातें मुझे क्यों बोल रहे हैं। तो आज मुझे मालूम हुआ कि जो आप लोग उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे कि जो पश्चिमी यूपी के लोग कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है, ये पार्टी का हितैषी आदमी नहीं है। आज ये स्पष्ट हो गया है कि जो आदमी बीएसपी में रहकर जिसको इतना बढ़ावा दिया हो, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को टेप कर सकता है और उसको अपने हिसाब से काट छाट करके मीडिया के सामने दिखा सकता है, तो वो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि जहां जहां भी मैंने इनको लगाया तो वहां इन्होंने टेपिंग ब्लैकमेलर के रूप में काम करके किस तरीके से हमारी मूवमेंट को इन्होंने धक्का पहुंचाया, कितना मूवमेंट को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो ये बात आज जो मीडिया में मैं प्रेस, आप लोग जब प्रेस में उधर थे और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की प्रेस चल रही थी, मैंने पूरी बात को सुना है तो वो क्या बोल रहा था। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो टेप में आप लोगों ने सुना है वो कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को ये मालूम है कि बीच में उसको काट छाट किया है। और इतना ही नहीं, आपको जब ये इलेक्शन होने वाला था उससे लगभग 1 साल पहले हमारे लगभग टिकट फाइनल होने शुरू हो गए थे। तो मैंने उत्तर प्रदेश में जो जोन के हमारे इंचार्ज थे, मैंने उन सबको ये कहा था, जिनको भी जिम्मेवारी दी थी, कि देखो आप मेरे पास कैंडिडेट तो ला रहे हो लेकिन दलितों का वोट तो मिल जाएगा जो बेस वोट है बीएसपी का, और जिसको भी आप ला रहे हो मैं ये देखना चाहती हूँ कि उनका समाज का वोट प्लस होगा या नहीं होगा, वो उनके लोग बीएसपी से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं। तो मैं बार बार ये कहती थी कि यदि उनका वोट प्लस नहीं होगा तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो मैंने कहा इसकी क्या गारंटी है। बोलते आप मेंबरशिप की किताबें दे दो। मैंने कहा आप मेंबरशिप की किताबें ले जाओ, कूपन ले जाओ बीएसपी के, लेकिन आपकी ये जिम्मेवारी है कि इलेक्शन से पहले आप उनको अथॉरिटी लेटर दो, उससे पहले मेंबरशिप की किताबों का हिसाब प्रदेश कार्यालय में जमा हो जाना चाहिए, पूरा हिसाब किताब। फिर वो जो चुनाव हार गए वो ना किताबें देंगे ना हिसाब देंगे, पैसा भी खा जाएंगे। जो जीत गए वो तो दे देंगे। तो सब लोगों को मैंने कहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मैंने कहा कि भाई आप भी थोड़ा देख लेना। इन्होंने ज्यादा किताबें ली जोश दिखाते हुए कि नहीं मेरे लोग जीत जाएंगे। तो मेंबरशिप की किताबें वो प्रदेश कार्यालय से लेकर गए और मैंने उनको कहा कि भाई देखो इलेक्शन अनाउंस जब हो गया था, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को मैंने ये कहा कि ये किताबें आप लोग जमा करो, पैसा जमा करो। और नोटबंदी उससे पहले हुई थी तो वही पैसा हमने जो पूरे देश से आया था हमने बैंक में पार्टी के अकाउंट में जो आ गया था वो हमने जमा कराया था, जिसको इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने इसको चुनावी मुद्दा भी बनाया था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमने मेंबरशिप की किताबें इलेक्शन से पहले तो पार्टी के संगठन के लोगों को दी और जिनको टिकट के लिए लाए हमने बोला ये किताबें दे दो। यदि वो अपने समाज के कुछ लोगों को मेंबर बना लेते हैं बीएसपी का, हम समझ लेंगे कि वो वोट प्लस हो जाएगा। तो हमने किताबें दे दी। अब उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किताबें आ गई थी। इनके पश्चिमी यूपी में ये जब रिजल्ट आ गया तो मैंने पूछा मंडल के हिसाब से कि भाई आपको इतनी किताबें दी थी और ये कैंडिडेट को इतनी दी थी, संगठन को इतनी दी थी, ये पैसा अभी तक आप लोगों का आधा जमा हुआ आधा नहीं जमा हुआ, ये पैसा कहाँ गया? तो पार्टी के लोगों ने बोला कि हमने तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दे दिया था, कुछ ने बोला उनके लड़के को हमने पैसा दे दिया था, हमारे यहाँ से तो पैसा पूरा चला गया है। तो पार्टी के अकाउंट में, पार्टी के इधर रिकॉर्ड में पैसा जमा नहीं था।
तो हमने फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बुलाया कि आपने बहुत धोखा किया है। एक तो आपने इलेक्शन अनाउंस होने से पहले हिसाब पूरा जमा नहीं किया, और अब मैं आपको उत्तराखंड से भी हटा रही हूँ, 4 मंडल से भी हटा रही हूँ, और लखनऊ में भी ज्यादा आपको काम नहीं दिया जाएगा। जो आपने अपनी जिम्मेवारी पर जिन उम्मीदवारों को मेंबरशिप की किताबें दिलवाई कि वो अपने समाज का बीएसपी का मेंबर बनाएंगे, और जिन संगठन के लोगों को दिलवाई उनका अभी तक हिसाब पूरा नहीं आया है, आधा जमा हो गया है और आधा अब पार्टी के लोग बोल रहे हैं रिजल्ट निकलने के बाद कि हमने पैसा नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पूरा दे दिया। तो हमने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ये कहा कि जब आपको वो कहते पैसा दे दिया है तो बोलते कि नहीं दिया। हमने बोला ऐसा करो, जिन्होंने को आपने किताबें दी हैं, चाहे संगठन के लोग हैं या कैंडिडेट हैं, आप उनको इधर लखनऊ लेकर आओ मेरे सामने, आमने सामने बात होनी चाहिए, मालूम हो जाएगा। और यदि आप हिसाब किताब, वो कहते हमने आपको पैसा दे दिया है, और यदि आप हिसाब किताब नहीं देते तो आपको जमा करना होगा। ये गरीब और मजलूमों की पार्टी है, लोगों ने पैसा दिया और आपने अपने घर में इसको पैसा रख लिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी जमीन जायदाद बेच के तो पैसा दे दूंगा। मैंने कहा देखो, आप फालतू की बातें मत करो, मेरा टेलीफोन टेप भी होता है, उसमें आप फंस जाओगे। आपका हो या ना हो, मेरा टेलीफोन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जरूर टेप कराती है, आप जरूर फंस जाओगे। मैं नहीं चाहती कि आप फंसे, बेहुदी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनको कई बार उनको समझाती रही, लेकिन उन्होंने आज तक, मतलब कल उनको पार्टी से निकाला है, लेकिन इन्होंने 8 तारीख तक, ये 8 तारीख तक यानी कि 9 तारीख तक, इन्होंने 9 मई तक अपना हिसाब किताब जमा नहीं किया। और दूसरा, इनको और इन्होंने और भी कुछ कारण थे जो पश्चिमी यूपी के लोगों ने मुझे बताए, और आपको उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाह रही, क्योंकि कल मेरे दिशा निर्देशन में तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को मैंने अधिकृत किया था कि मैं श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, क्योंकि इनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण, पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने के कारण काफी, ये तो एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है, और बड़ा एग्जाम्पल उनको निकालने का मुझे पश्चिमी यूपी के लोगों ने जो बताया, तो वो बातें तो कल सतीश चंद्र मिश्रा जी ने तो वो आप लोगों के सामने रखी थी। उन सब बातों को मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। ऐसे बहुत से कारण थे जिसकी वजह से उनको पार्टी से निकाला गया। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये मालूम है कि बीएसपी बड़े बड़े दूसरी पार्टियों की तरह अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए कोई भी छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, तो को ये बताना चाह रही हूँ कि जो टेप आप लोग सुनकर आए उसमें कुछ नहीं नया नहीं था, वो पूरा मैंने सुना है। अपने मतलब की बातें जो हैं, हाँ तो दिखा दिया है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं उसको काट दिया है। और मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं ओपनली बोलती हूँ, मीडिया के अंदर बोलती हूँ, मैं खुली जनसभा के अंदर, पार्टी के अंदर बोलती हूँ, अपने लोगों की मीटिंग बुलाती हूँ, हर मीटिंग में बोलती हूँ कि भाई आप लोग जो मेंबरशिप की किताबें ले जाते हैं पार्टी को चलाने के लिए, ऑफिस मेंटेनेंस के लिए, हर महीने आप लोग जो थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करते, टाइम से आप लोगों को जमा करना चाहिए। कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो आप टेप सुनकर आए हैं वो मेंबरशिप के सिवाय कोई भी उसमें नई बात नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को निकालने के कारण ये रहे कि एक तो वो मेंबरशिप का पैसा जो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ली थी, आधा जमा हुआ, आधा वो खा गए। लोग कहते कि हमने पैसा दे दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे को नहीं दिया है। तो तभी मैंने बोला कि जो कहते कि पैसा आपको दे दिया, आप उनको लेकर आओ और आप भी रहो। तो जब मैंने उनको परसों बुलाया कि भाई आप उनको लेकर नहीं आए, बोलते अभी आए नहीं है लोग। भाई अभी लोग नहीं आए तो लोग नहीं आए तो आप आओ इधर, मुझे हिसाब किताब दो पार्टी का, आप मुझे हिसाब किताब दो पार्टी का। तो पार्टी का पैसा मैं खाने नहीं दूंगी, मतलब ये गरीब और मजलूमों का ये पैसा, मैंने डांटा उसको टेलीफोन पे। मतलब तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो उन्होंने ये गड़बड़ किया, और दूसरा तो पश्चिमी यूपी के लोगों ने मुझे ये बताया, जो कल मिश्रा जी ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहती। ये बड़ा गंभीर मामला था
कि बीएसपी की सरकार बनेगी, कई कई महकमे मिलेंगे और हम आपको जो है तो काम दिला देंगे। तो ये जो लोगों ने मुझे बताया उसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, मिश्रा जी ने बता दिया। एक ये भी कारण था और मेन कारण जो पार्टी हमारी गरीब और मजलूमों की है, गरीब और मजलूमों के मेंबरशिप के पैसे को ये लोग खा जाएं तो मेरे ख्याल ये ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को मैं पार्टी में बिल्कुल भी रखने वाली नहीं हूँ। और भी कारण थे, पार्टी में अनुशासनहीन था, इनको मैंने बोला। और पश्चिमी यूपी के लोग और लखनऊ के लोगों ने बोला हमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी नहीं चाहिए। मुस्लिम समाज में जो प्रभावशाली लोग हैं उनको इन्होंने कभी आगे नहीं आने दिया, अपने जेब के आदमी रखे हैं मुस्लिम समाज में प्रभावशाली लोगों को। और जब तक ये रहेंगे तो मुस्लिम समाज बीएसपी में अच्छे लोग आ नहीं पाएंगे, इनके व्यवहार की वजह से, इनके बर्ताव की वजह से। और ये किसी को आगे नहीं आने देते हैं। तो और जो मुस्लिम समाज के लोग सीधा मुझसे आकर जुड़ जाते हैं या दलितों के माध्यम से, उनको ये टिकने नहीं देते हैं। बहुत से लोगों के खिलाफ गलत आरोप लगा के उनको पार्टी से निकलवा देते हैं। तो इससे तो मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने ये सोचा कि भाई शायद इनको थोड़ा झटका लगेगा, वहां से मैं हटाऊंगी। मध्य प्रदेश का कुछ एरिया जो बुंदेलखंड से लगा वहां मैं लगा दूंगी। तो वहां लगाया। उसी दौरान में उधर के लोग आगे कि भाई हमने बोला भी पैसे का हिसाब किताब दो मेंबरशिप का। तब हमने नसीम को बोला मध्य प्रदेश में आप नहीं जाएंगे, पहले हिसाब दो आप। ये गरीब और मजलूमों की पार्टी, आप पैसा खा गए हैं, गरीब और मजलूमों का आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये पिछले कई दिन से मैं इकट्ठा कर रहा हूं। तो मुझे नहीं देंगे तो मैं अपनी जमीन जायदाद, मैंने कहा मुझे आपकी जमीन जायदाद नहीं चाहिए। आप क्या बेच रहे हो क्या नहीं बेच रहे हो। लोग जो कह रहे हैं कि हमने पैसा आपको दे दिया है, तो आप उनके सामने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहते हो, आमने सामने हो जाए। तो वो आज तक मेरे, और 9 तारीख को उनको लेकर आना था, 9 तारीख का टाइम दिया था, लेकिन उनको लेकर नहीं आए। मैंने बोला भाई आए नहीं, अभी पहुंचे नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई आपको तो साथ लेके आना चाहिए था, आप कैसे अकेले आ गए पहले। तो आपको तो मैंने कहा था उनको साथ लेकर आना। तो कहने लगे नहीं वो अभी आने वाले हैं। तो मैंने कई बार टेलीफोन कराया यहाँ से, बोलते अभी नहीं आए हैं। तो मैंने बोला नहीं आए तो आप आके मुझे रिपोर्ट दो। फिर ये जो उन्होंने लिखित में भेजी है रिपोर्ट, आप मुझे रिपोर्ट दो और फिर मैं टेलीफोन से उनसे बात कर लेती हूँ, लेकिन ये नहीं आए क्योंकि दाल में काला था। दाल में काला नहीं, बहुत ज्यादा काला था। तो इसलिए इनका हिम्मत नहीं पड़ी मतलब कि ये मेरा सामना कर सके, या उन लोगों को ये लेकर नहीं आए। और इसके अलावा इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये पार्टी में जब से आए हैं तो इन्होंने अपने साथ में जो 2-4 लोग जो उनके साथ में बैठे, तो ये वो लोग हैं तो जिनका पैसा उनके कारोबार में लगा हुआ है। नसीम का पैसा किसी न किसी रूप में, जिसको हम बेनामी संपत्ति कहते हैं, बहुत मिलेगी इनकी। तो ये कुछ ठेकेदार हैं, कुछ प्रॉपर्टी डीलर है, इस टाइप के लोग हैं। और दूसरा, ये बार बार ये कह देना मेरे ब्रदर के बारे में कि वो क्लास 3 में थे, क्लास 4 में थे। उसको ये मालूम होना चाहिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कि अंबानी का बैकग्राउंड क्या था। उसका अंबानी आज जो बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसका बैकग्राउंड क्या था, आज वो क्या है। एक छोटे से छोटा आदमी भी वो बड़ा आदमी बन सकता है, बड़ा कारोबारी बन सकता है। ये भी उसको समझ में आना चाहिए। और दूसरा क्या है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का ये कहना कि बीएसपी के राष्ट्रीय नेता जो है मुस्लिम समाज के बारे में अब सब बोलते हैं गलत भाषा का, मैं नहीं उसको कह सकती। जो भाषा उन्होंने आज प्रेस में जो इस्तेमाल की है बहुत गंदी भाषा है। और मेरे ख्याल मुस्लिम समाज के लोग नसीम को बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है कि बहन जी मुस्लिम समाज के बारे में जिस तरीके की उसने भाषा इस्तेमाल की, मैं नहीं अपने मुंह से कह सकती। उनको पूरा भरोसा है कि बहन जी मुस्लिम समाज के बारे में ऐसा कभी भी नहीं बोल सकती। लेकिन कम से कम उनको बोलते हुए तो थोड़ा सा ये देखना चाहिए था कि मैं अपने समाज के बारे में क्या बोल रहा हूँ। तो मुस्लिम समाज के को जो मुस्लिम समाज तो जो मैं सही मायने में
जब इनको पार्टी से कल निकाला गया तो पूरे उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा टेलीफोन मुस्लिम समाज के लोगों के आए और उन्होंने ये कहा कि बहुत बढ़िया हो गया। और बीएसपी में मुस्लिम समाज के जो अच्छे लोग थे, प्रभावशाली, उनको ये आने नहीं दे रहे थे और ये एक जैमर का काम कर रहे थे, मतलब उनको रोके हुए थे। ये नसीम जो है एक जैमर के रूप में ये उसको, ये लैंग्वेज थी मुस्लिम समाज के लोगों की। तो हमने बोला ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी तो रास्ता खुला, अब तो इसको निकाल दिया है। और दूसरा ये बोलना, आज मैं पहली बार सुना है, कल प्रेस नोट जारी किया था कि उसकी एक लड़की भी थी। उसने बताया कि मेरी एक लड़की थी, तो बहन जी ने बिलसी से चुनाव लड़ा, वो मर गई थी, मैं जा नहीं सका। मुझे आज तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने यही बताया कि मेरे तो कभी लड़की पैदा हुई नहीं है, मेरे तो लड़के ही लड़के हैं, और मैंने अपने साले की लड़की गोद ली हुई है। तो मैं तो पहली बार सुना कि उसकी एक लड़की भी थी जो मर गई, मेरे को नहीं मालूम। और दूसरा क्या है, वो अपने आप को कहते हैं कि भी मैं चुनाव जिताने में लगा रहा, अपने बेटे को तो चुनाव जिता नहीं सके। अभी सन 2014 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ, इन्होंने अपनी इच्छा से फतेहपुर जो बांदा से लगा हुआ है वो सीट मांगी और मुस्लिम समाज का वोट उधर 2.5-3 लाख के करीब है। वहां पर बुरी तरीके से इनका लड़का चुनाव हार गया। तो जो आदमी अपने लड़के को चुनाव नहीं जिता सकता, वो दूसरों को क्या जिताएगा। फिर भी मैंने सोचा कि चलो इनको मौका देना चाहिए। और ये बोलते कि मैं इतने वर्षों से लगा हूं। आपको मालूम है कि ये बीएसपी में कब से आए हैं? सन 1990 में, सन 1990 में बांदा नगर पालिका का जो चुनाव हुआ था, तो ये इंडिपेंडेंट के रूप में, निर्दलीय के रूप में, ये हमारी पार्टी में नहीं थे 1990 में। 1990 में इसी तरीके से चुनाव हार गए। एक चेयरमैन का चुनाव नहीं जीत सके, ये अपनी ताकत बताते हैं। अपने लड़के को चुनाव नहीं जिता सके, ये ताकत बताते हैं अपना। ये खुद चुनाव, एक चेयरमैन तो बहुत छोटा सा चुनाव होता है, तो चेयरमैन का चुनाव ये 1990 में बुरी तरह से हमारी पार्टी में नहीं थे, 90 तक ये। तो ये निर्दलीय चुनाव लड़े, बुरी तरीके से हार गए। उसके बाद ये हारने के बाद उसको लगा कि बीएसपी के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, चुनाव नहीं जीत सकता। चुनाव हारने के बाद फिर 1990 में ये बीएसपी में आए। ये बताते कि बीएसपी का जन्म तो 14 अप्रैल 1984 को हुआ था। उसको ये भी नहीं मालूम होगा कि कब जन्म हुआ है। तो 1990 में चुनाव हारने के बाद इंडिपेंडेंट लड़ा इन्होंने, फिर ये बीएसपी में आ गए। और 1991 में तो जब ये बीएसपी में आए तो बांदा सदर से चुनाव लड़ा, बीएसपी के लोगों ने पूरी ताकत लगाई, तब ये पहली बार एमएलए बने 1991 में। लेकिन 1993 में सपा और बीएसपी का गठबंधन के तहत, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, इनकी कार्यशैली बड़ी खराब थी। लोग आजमाते हैं, एक बार तो आजमा लिया इनको, 91 में जीत गई है। 93 में जब सपा और बीएसपी का गठबंधन के तहत चुनाव हुआ 93 में, तो इनको हमने बांदा से सदर से खड़ा किया, बुरी तरीके से चुनाव हार गए क्योंकि इनकी कार्यशैली खराब थी। और उसके बाद फिर इन्होंने सीधा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई और फिर आगे पीछे हमारे लोगों के घूमकर और लोगों को दिखा दुखो के कि भाई मुझे एमएलसी बना दो। उसके बाद इन्होंने हिम्मत नहीं की कि मैं चुनाव लड़ लूं। इनको फिर एमएलसी बनाया और उसके बाद इनको फिर हमने काम में लगाया। और लड़के का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि लड़का अपने लड़के को चुनाव नहीं ये जिता सके। और इसके साथ ही श्री अपने आप को तुलना करना श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी से, मैं समझती हूँ इनको शोभा नहीं देता। सतीश चंद्र मिश्रा कहाँ और ये कहाँ? जो आदमी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को टेप कर सकता है, क्या उसको बीएसपी का आप वफादार आदमी कहेंगे? क्या उसको आप समर्पित कार्यकर्ता कहेंगे? मैं समझती हूँ कि जो लोग पश्चिमी यूपी के लोग कह रहे थे कि ये टॉप का टेपिंग ब्लैकमेलर है, हमारी बात टेप करता टॉप के लोगों की, फिर उनसे पैसा लेता है और ऐसा करके इसने बहुत पैसा टेपिंग ब्लैकमेलर के जरिए इसने पश्चिमी यूपी में, ये तो जब
हमने इनको हटाया, तब लोगों ने हमको बताया कि बहन जी ये तो बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है ये। मैं बोला रही ये ऐसे बोल रहे होंगे, आज मुझे मालूम पड़ा ये सचमुच टेपिंग ब्लैकमेलर है ये मेरे वर्कर को तो ब्लैकमेल करता रहा लेकिन मायावती को नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं टेलीफोन पे बोलती हूँ वो मैं ओपन बोलती हूँ, जनसभा में बोलती हूँ, मीडिया के अंदर बोलती हूँ। और जहां तक मिश्रा जी का सवाल है, मिश्रा जी को, क्योंकि इससे साफ जाहिर हो गया कि नसीम उद्दीन सिद्दीकी ना तो मुस्लिम समाज में किसी और मुस्लिम समाज के प्रभावशाली आदमी को उभरते हुए देखना चाहते हैं और ना ही बैकवर्ड क्लास में किसी को आगे उभरते हुए देखना चाहते हैं और ना ही अपर कास्ट में। और श्री एस.सी. मिश्रा जी जब बीएसपी में आए, मेरे ख्याल इनको बहुत बड़ी तकलीफ हुई कि भाई ये तो आगे पढ़े लिखे आदमी हैं, वकील हैं, और इनको मैंने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया, एस.सी. मिश्रा जी को, और पूरे देश में पार्टी के जो लीगल जो कार्य उनको देखने के लिए इनको जिम्मेवारी मैंने सौंपी। और जब से ये पार्टी में जुड़े हैं पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपनी इनकी 2 बहनें हैं, उनसे भी ज्यादा मुझे आदर सम्मान देते हैं। मुझे वो अपनी एक रियल बहन मानकर हमेशा वो मेरे सुख दुख में हमेशा वो खड़े रहे, पूरा परिवार खड़ा रहा है। तो उनके तो ये पैर की धूल भी नहीं है, उन्होंने कभी गद्दारी नहीं की, उन्होंने कभी बेईमानी नहीं की, और जो भी केस लड़ते रहे एक पैसा नहीं लिया पार्टी से, हमेशा वो ईमानदारी निष्ठा से फिर ही उन्होंने वकालत की है और कभी उन्होंने पार्टी के साथ। और दूसरा उनकी संपत्ति को दिखाना, मेरे ख्याल है जब वो वकालत करते थे, जब बीएसपी में आए, मुझे बताया उन्होंने कि बहन जी जो मेरे को इनकम मिलती है मैं उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता हूँ, पूरा परिवार बहुत सम्मानित है, इसलिए उनके बारे में अनाप शनाप बातें करना और दूसरा अपने बारे में बोलना कि मैं इतने समय से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं समझती हूँ, मैंने आपको एक संक्षिप्त में छोटा सा उनका ये परिचय बता दिया, उनका क्या परिचय है और उनको निकालने के क्या कारण है वो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा क्या है कि इनका ये नसीम का, मैंने इनको कई बार बोला भी आप चुनाव लड़ो बांदा से, बहन जी मैं एक की बजाय बहुत सीटें जिता दूंगा। मैं समझ गई कि जरूर गड़बड़ है, जरूर गड़बड़ है, तो ये चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते। एक बार जीत गए, दोबारा लोगों ने इनको जिताया नहीं, गठबंधन में नहीं जीते, गठबंधन में ये। और दूसरा क्या है, ये भी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ इनके बारे में जो है कि ये जो बीएसपी के हवा पूरे उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं इनके बारे में कि बहन जी जब से आपने अपने छोटे ब्रदर को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है तो तब से इनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। मैं बोला भाई इसका कारण क्या है, तो उन्होंने बोला कि बहन जी हम आपको आज बता रहे हैं, कल मेरी मीटिंग थी, कल सब लोगों ने खुल के बताया, मासिक बैठक थी, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए थे, कहने लगे आपके ब्रदर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने से पहले, पार्टी में लाने से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में ये अपने आप को आपके बाद नंबर 2 पर प्रोजेक्ट करते थे, ऐसा इंप्रेशन देते थे कि जैसे यही नंबर 2 पर है। ये मुझे कल मासिक बैठक में पार्टी के लोगों ने बताया, इन्होंने सपने में नहीं सोचा था। और मुझे अपने ब्रदर को क्यों लाना पड़ा, इसलिए लाना पड़ा, और उसको ये नहीं कि एमपी एमएलए बनाना है या उसको मिनिस्टर बनाना है। आप लोगों को मालूम है कि 14 अप्रैल को मैंने क्या बोला था, क्योंकि बीएसपी पॉलिटिकल पार्टी बाद में है, मूवमेंट मिशन पहले है, और इस मूवमेंट और मिशन को हमें जब आगे ले जाना है तो हमें ईमानदार, स्वार्थी हमें ईमानदार लोग चाहिए, स्वार्थी लोग नहीं चाहिए, निस्वार्थ लोग चाहिए। मैंने कई लोगों को आगे किया, लेकिन मुझे लगा कि ये लोग गड़बड़ कर पाएंगे, गड़बड़ करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे मजबूरी में कोई मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप ना लगाए कि ना ये एमपी बनेगा, ना एमएलए, ना मंत्री, लेकिन ये पार्टी को निस्वार्थ भावना से आगे बढ़ाएगा। आपको इंडिया में
पहला एग्जाम्पल ये एक नेता से सुनने के लिए मिला होगा, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी के बारे में जब वो जीवित थे तो ये मेरे आगे पीछे घूम के नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मैं बहन जी ये लोगों को तैयार कर रहा हूँ, उनको कर रहा हूँ, इसको मंत्री बना दिया। मान्यवर कांशीराम जी हमेशा ये कहते थे कि ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता, ये आप इसको मुस्लिम समाज में आगे कर रही हैं, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता, ये आदमी बीएसपी के लिए बहुत बड़ा रोड़ा साबित होगा, इसलिए मायावती आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और ये तो अच्छा हो गया कि जब मैंने 19 तारीख को मीटिंग बुलाई, 19 तारीख को जब मैंने 19 अप्रैल को यूपी की मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग के अंदर ही काफी लोग खड़े होकर इसके नसीम के खिलाफ बोलने लगे थे, तो मैंने लोगों को चुप किया। 26 अप्रैल को मीटिंग बुलाई तो लोगों ने फिर बताया। तो अपनी कमियों को छिपाने के लिए तो बीएसपी के ऊपर और बीएसपी के जो अन्य हमारे सम्मानित नेता हैं उनके ऊपर अनाप शनाप बोलना, गलत बयानबाजी करना, बीएसपी की सर्वोच्च नेता के ऊपर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अनाप शनाप तथ्यहीन बातें बोलना मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। और वो टेप करके अपनी बात बता नहीं रहे, वो क्या बोल रहे हैं मेरी सुना रहे हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, जी बहन जी, अरे बाबा तू क्या बोल रहा है वो तो बता दे, है कि मैं जमीन जायदाद, मुझे तेरी जमीन जायदाद नहीं चाहिए बिकने वाली, मुझे हिसाब चाहिए गरीब और मजलूमों का, जो आप किताब लेके गए हैं। गरीब और मजलूमों का पैसा इसको कभी फलेगा नहीं। आप लोगों को मालूम है, मैंने पूरे प्रदेश से, जब नोटबंदी हुई थी, इलेक्शन अनाउंस हो गया था, मैंने पूरे इंडिया से, प्रदेश से, पूरे इंडिया से मेंबरशिप का पैसा इकट्ठा किया था और उसी समय फिर मैंने जमा भी कराया था। और यहाँ से बहुत से यूपी में कुछ पैसा रह गया था 30%, कुछ पश्चिमी में ज्यादा रह गया था। लोगों ने दिया पैसा टाइम से, पश्चिमी के लोग कमजोर नहीं है, पूर्वांचल और अवध से, बुंदेलखंड से ज्यादा उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन उनसे पैसा इन्होंने लिया और अपने कारोबार में लगा दिया, वो पैसा यहाँ जमा नहीं किया। थोड़ा तो जमा हो गया लेकिन पूरा नहीं। तो कहने लगा कि मैंने बोला भाई ये तो ठीक नहीं है, आपने जिन उम्मीदवारों को किताबें दिलवाई मेंबरशिप की, पार्टी के संगठन के लोगों को, वो हिसाब तो जमा कराओ। आधा पैसा आ गया, आधा कहाँ गया? आपने टेप में भी सुना होगा, मैं बार बार मेंबरशिप की बात कर रही हूँ, आपने सुना नहीं सुना उस चीज को? तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए तो इस किस्म की बेहूदी बात करना, मैं कभी इनको निकालना भी अपने मुंह से, मैंने सोचा इनको क्या निकालना है, तो इसको तो मैं अपनी पार्टी के जो और राष्ट्रीय महासचिव है उनको बोल देती हूँ। इतना बड़ा आदमी नहीं है कि मैं उसको पार्टी से निकालूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, जो 5 मंडल को देख रहे, जिनको ये फूटी आंख लायक नहीं करते, मैं उनसे भी निकलवा सकती थी इनको पार्टी से, लेकिन मैंने सोचा कि ये मुनकाद अली के बिना वजह उसके पीछे लग जाएंगे, तो मैंने श्री एससी मिश्रा जी को बोला कि आप इसको निकालो, अब ये पार्टी में रखने लायक नहीं है। तो इसलिए मैंने, और आज मैं क्यों आई हूं, मैं इन सब चीजों का नोट नहीं लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ इन्होंने बातें मुझे कि ये बीएसपी का पैसा खा गई है, तो मेरे ख्याल मुझे अब आप लोगों को ये भी बता देना चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि एक, लोगों को सही तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा, मुस्लिम समाज के बारे में जो ये बोल रहे हैं कि बहन जी ने ये बोला, जब पार्टी से निकाल दिया तब उनको याद आया कि बहन जी ने मुस्लिम समाज के बारे में ये बोला है। अरे भाई, मैंने बोला था, यदि मैंने कुछ अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है, आप बीएसपी में बरसों से थे, तो आपने क्यों नहीं उसको ओपन किया, मुस्लिम समाज के सामने क्यों नहीं बोला? और यदि कुछ कमियां थी तो आपने बीएसपी में रहते हुए क्यों नहीं बोला? जब निकाल दिया तो आप मिश्रा जी में कमियां बता रहे हैं, आप बीएसपी के नेशनल प्रेसिडेंट में कमियां बता रहे हैं, बीएसपी के और जो हमारे मुस्लिम नेता हैं या बैकवर्ड क्लास के नेता है, शेड्यूल कास्ट के नेता, उनके बारे में कमियां बता रहे हैं अपनी कमियों को छिपाने के लिए। इसलिए मुझे लगा कि मुझे मीडिया में आकर सही तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को गर्मी में तकलीफ दी है, माफ करना थोड़ा सा।